हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज के सेक्शन में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डिफेक्ट्स इन पेंट के बारे में। यानी कि जब हम यहाँ पर पेंट कर रहे होते हैं तो हमारे पास कितने कितने तरह के आपको अलग अलग तरह से डिफेक्ट आपको देखने को मिलता होगा। मान लो कभी आपका पेंट अच्छे से नहीं हो पाया, कभी हो सकता है इफेक्टिवली पेंट नहीं कर पाए, हो सकता है सर कुछ ना कुछ वहाँ पर परेशानी आ गई है। उन सबको हम यहाँ पर जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे डिस्टेंपर क्या होता है, डिस्टेंपर पैंट, और साथ के साथ यहाँ पर थोड़ा बहुत वार्निश के बारे में, जैसे डिस्टेंपर पैंट और वार्निश इन तीनों के बीच में हमारे पास डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रूप से सर ये हम इतना यहाँ पर पढ़ेंगे इनके बारे में ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कवर हो जाए। ठीक है, ओके सर। देखो सबसे पहला हम यहाँ पर डिफेक्ट देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये, क्योंकि देखो ये एसएससी ने भी आपसे पूछा हुआ है सवाल, और साथ ही साथ मुझे तो स्टेट ए एग्जाम में तो 2 या 3 स्टेट्स में आपसे ये सवाल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपसे ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सर ब्लिस्टरिंग क्या होता है। देखो क्या होता है कि हम यहाँ पर मान लो पेंट करना चाहते हैं ना, अच्छे तरीके से पेंट करना चाहते हैं, लेकिन पेंट करने से पहले वहां पर मेरे पास किसी भी वॉल पे या किसी भी सरफेस के ऊपर मेरे पास एक वाटर वेपर फंसी रहेगी, है ना। तो उस वाटर वेपर के फंसे रहने से हुआ क्या है, सिंपल सी बात है सर, वाटर वेपर है पीछे सरफेस के ऊपर, वाटर वेपर है, उसके ऊपर आपने पेंट कर दिया, तो सर वो वाटर वेपर वहां पर बीच में एंट्रैप रह गई ना, उस पेंट के पीछे रह गई वो वाटर वेपर, तो सर वहां पर उसने बबल फॉर्मेशन वहां पर क्रिएट कर दिया है ना। तो यहां पर लिख देते हैं ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग डिफेक्ट का मतलब क्या है कि सर वाटर वेपर ट्रैप्ड बिहाइंड पेंट। तो इस तरह से आपके पास जो सरफेस आपका बनेगा ना वो कुछ बबल टाइप का आपको देखने को, यानी कि आपको देखा होगा ना, कभी कभी आपने देखा होगा सर आप पेंट करते हैं बीच में थोड़ा सा बुलबुला टाइप का बन गया आपका, है ना। तो जो बुलबुला आपका बना है तो उस तरह का जो डिफेक्ट है ना वो ब्लिस्टरिंग के अंदर हम यहाँ पर काउंट करते हैं। तो बबल फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर देखने को मिलता है, और इस तरह के डिफेक्ट को आपको हटाना बहुत जरूरी है। क्यों सर, सबसे पहली बात है सर मैं यहाँ पर पेंट करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है सर हमें उस जगह की अपीयरेंस को हमको बढ़ाना है और साथ के साथ ही उसको प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स। ठीक है, अगर हमको सब अच्छे तरीके से करना है तो मेरे को पेंट भी बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, यानी डिफेक्ट्स को हमको सारों को हटाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये चीजें समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पहला डिफेक्ट हमने कर लिया कि सर ठीक है बबल फॉर्मेशन हो जाती है, इस तरह से ब्लिस्टरिंग इफेक्ट को हम यहाँ पर घटा सकते हैं। सेकंड देखो, सेकंड का नाम आता है आपका ब्लूम। ठीक है सर, ब्लूम किस डिफेक्ट को कहते हैं। ठीक है, अब देखो कहीं पे मैं कह दूं आप लोगों से कि सर वेंटिलेशन में बहुत ज्यादा कमी है, तो वेंटिलेशन में अगर यदि आपकी कमी है ड्यू टू द लैक ऑफ वेंटिलेशन, आपका जो आपने पेंट किया है उस पेंट के आपको डल पैचेस आपको देखने को मिलना है। इसका कोई और रीजन नहीं है, इसका सिर्फ एकमात्र रीजन है ड्यू टू द लैक ऑफ वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन में कमी की वजह से यहाँ पर जो आपके सरफेस के ऊपर जितने भी डल पैचेस आपके क्रिएट होंगे, ये सारे डल पैचेस आपके पास क्या कहलाएंगे, किस तरह का डिफेक्ट कहलाएंगे, ब्लूम कहलाएंगे। तो ब्लूम आपका क्या होगा कि डल पैच formation due to lack of ventilation। ठीक है, ये दूसरा डिफेक्ट हमारा खत्म। तीसरा देखो आपने यहाँ पर, ये तो सब लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से ना, फेडिंग। फेडिंग का नाम सब लोगों ने सुना है, बिल्कुल सर। फेडिंग क्या होता है, देखो कहते हैं ना कपड़ों के बारे में देखते हैं सर, कपड़े तो सब फेड हो गया है, एक ऐसी टी शर्ट पहन रखी तूने है तो फेड हो रहा है इसका कलर, है ना। तो क्या हो जाता है कि सर ड्यू टू द सनलाइट इफेक्ट, अगर यदि आपने पेंट कर रखा है एक्सटीरियर वॉल्स के ऊपर, कहीं भी ऐसा सब्सटेंस जो कि आपके पास बाहर आपके पास रखा हुआ है ना, कोई मशीनरी वगैरह, तो ड्यू टू द सनलाइट इफेक्ट आपके पास क्या होता है कि अगर उसका कलर हो जाए, सिंपल सादा देसी लैंग्वेज में हम बात करें तो सर उसका कलर अगर आपका चला जाए तो आप इस तरह के फॉर्मेशन को आप क्या बोलते हैं, फेडिंग बोलते हैं। तो फेडिंग इज ग्रेजुअली loss of color due to sunlight effect। ठीक है, ये सब तीन हमारे हो गए कंप्लीट। 3 तरह के डिफेक्ट हमने पढ़ी है बहुत अच्छे तरीके से। चौथा डिफेक्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, तो चौथा डिफेक्ट आपके पास आता है फ्लैगिंग। ठीक है, फ्लैग। अब देखो आप सोचेंगे सर फेडिंग और फ्लैगिंग देखो दोनों डिफरेंस है ना। अगर सर फ्लैगिंग कह दूं तो फ्लैगिंग हमारा होता क्या है, तो देखो
कभी कभी क्या होता है कि आपने पूरे सरफेस को अच्छे से पेंट किया था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई ऐसा छोटा सा पार्ट रहेगा आपका जिस छोटे से पार्ट में आपका पेंट प्रॉपर तरीके से वहां पर जो है अटैच नहीं हो पाया, फिर मैं कुल मिला के कह दूं तो अप्लाई नहीं हो पाया, फिर कुल मिला के कह दूं तो वहां से छूटा हुआ रहेगा, है ना। आपने मान लो इस पूरे बोर्ड को आपने यहाँ पर पेंट किया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो पूरा प्रॉपर पेंट कर लिया, लेकिन यहाँ पर तो छोटा सा पार्ट ऐसा रह गया जहाँ पर मेरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इसके और इसके बीच का कांटेक्ट अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन पेंट का इसके थ्रू कांटेक्ट अच्छा नहीं हो पाया। अब देखो पेंट और ये बोर्ड डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है, तो इन दोनों के बीच में बनने वाला बॉन्ड आपका एडहेशन कहलाएगा। पेंट का पेंट के साथ बॉन्ड कोहेजन कहलाता है, यानी सेम के साथ बॉन्ड आपका कोहेजन कहलाएगा। डिफरेंट का डिफरेंट के साथ अगर मैं कह दूं तो एडहेशन कहते हैं। तो पेंट ने इसके साथ प्रॉपर तरीके से आपका बॉन्ड ही बना पाया, अगर कुल मिला के कह दूं तो पेंट इसके ऊपर चिपक नहीं पाया। तो कुल मिला के आपका हुआ क्या है कि सर ड्यू टू द लैक ऑफ एडहेशन, या फिर कहते हैं कि सर एडहेशन जो फोर्सेस है उस एडहेसिव फोर्सेस में कमी की वजह से आपका कुछ छोटा सा पोर्शन आपको बिल्कुल अलग दिखता है, मैं कुल मिला के कह दूं तो बिल्कुल बाहर निकला हुआ दिखता है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट को हम यहां पर कह देते हैं क्या, फ्लैट। तो क्या करेंगे सर, लूज पार्ट ऑफ पेंट ड्यू टू पुअर एडहेशन, ठीक है। ये हमने यहां पर डाल लिया इसके बारे में, फ्लैटिंग के बारे में, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं सर नेक्स्ट ग्रिड। अगर मैं कह दूं आप लोगों से कि सर ठीक है, सर ये इतना बातें हो गई, सारी बातें ठीक है, अब आपने क्या किया था कि आपने यहां पर पेंट तो कर दिया, आपने किसी जगह पर पेंट तो कर दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है कि सर पेंट आपने किया लेकिन मजा नहीं आया। अब मजा इन सेंस क्या नहीं आया हमें तो वजह ऐसा नहीं आया कि सर मैंने यहां पर पेंट तो कर दिया, लेकिन सर मेरा जो पेंट था वो अच्छा खासा इफेक्टिव नहीं था। इफेक्टिव नहीं था का मतलब है कि सर जो आपने फाइनल कोटिंग की है ना, जो फाइनल सरफेस आपने कोट किया है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव या इतना ज्यादा विजुअलाइज नहीं था ताकि जो आपका पिछले जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को प्रॉपर तरीके से ढक पाए। यानी कि आपने कुल मिला के कह दें कि मैंने पेंट किया है और पेंट करने के बाद ही मेरे को बैकग्राउंड वैसा का वैसा दिख रहा है ना, तो इस तरह का डिफेक्ट आपका कहलाएगा, इसको हम यहाँ पर ग्रीनिंग बोलते हैं। तो ग्रीनिंग के अंदर आपका जो पेंट था वो पेंट आपका इफेक्टिव नहीं था, यानी कि उसका कोई भी इफेक्टिव पैरामीटर नहीं था, है ना। तो यहाँ पर कह देते हैं कि सर अगर यदि बैकग्राउंड अगर यदि आपको बिल्कुल क्लियरली दिख जाए ना, अब एक बार बताओ आपने पेंट किया, पेंट करने के बाद भी आपको बैकग्राउंड सरफेस आपको बिल्कुल प्रॉपर्ली दिख रहा है, तो आपको कुल मिला क्या सर डिफेक्ट आ गया, है ना। तो बैकग्राउंड इज सीन क्लियरली, ठीक है। तो नॉट इफेक्टिव पेंट सरफेस, ठीक, ओके। ये समझ लिया, दो पॉइंट लिखे, दोनों पॉइंट से हमारे पास मामला पूरा क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो या फिर लिख रहा पेंट इफेक्टिव, सॉरी या नॉट इफेक्टिव को पीछे लिख देता हूं, है ना, पूरा अच्छे से आपका डायग्राम है, पेंट सरफेस इज नॉट इफेक्टिव, ये लिख दो, चलो ठीक है, ये सही रहेगा, है ना। ये हो गया आपका, इतनी सी बात है, ये हो गया ग्रीनिंग। ग्रीनिंग के बाद देखते हैं सर सेटिंग। अब देखो सेटिंग के अंदर क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, अगर यदि सेटिंग की बात करूं तो सेटिंग के अंदर और साथ के साथ ही आप यहां पर सेटिंग और रिंकलिंग को साथ में समझें आप। अच्छा रिंकलिंग किसको बोलते हैं जरा ये बताओ। रिंकल का मतलब क्या होता है कि सर आपने देखा होगा ना सर चेहरे पे पड़ते हैं झुर्रियां टाइप की, है ना, उन झुर्रियों को हम यहां पर रिंकल बोलते हैं, ना। तो अगर यदि मैं कह दूं कि सर आपने, अब देखो पेंट के अंदर क्या होता है कि आपने पेंट किया, पेंट आप कैसे हर तरह से पेंट करते हो, लेकिन कभी कभी आपने पेंट होते हुए देखा होगा तो आपको दिख रहा होगा कि सर हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत अच्छे से बन रही है, या फिर सर हॉरिजॉन्टल लिख रहा है ना। तो अगर यदि मुझे ऐसा लगे कि सर हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है वो आपने थिकली पेंट कर दिया है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस और वर्टिकल सरफेस आपने प्रॉपर तरीके से मतलब यूनिफॉर्म तरीके से नहीं किया है, आपने या तो हॉरिजॉन्टल को थिकली पेंटेड कर दिया है या फिर आपने इंक्लाइंड या वर्टिकल सरफेस को अच्छे से पेंटेड कर दिया है ना। तो अगर यदि मुझे इस तरह से कोई भी पॉसिबिलिटी दिखती है कि सर अगर यदि आप वर्टिकल या इंक्लाइंड सरफेस को थिकली पेंटेड कर दो, है इंक्लाइंड सरफेस को अगर यदि हम थिकली पेंटेड कर दें तो इस तरह से आपके पास
जो डिफेक्ट दिखेगा ना कि सर आपको यूनिफॉर्म, आपको प्रॉपर पैंट यूनिफॉर्म नहीं दिखने को मिलेगा। देखो आपको हॉरिजॉन्टल सॉरी आपको वर्टिकल और इंक्लाइन लाइन जो है अलग से तरीके से देखने को मिलेगी, है ना। तो इस तरह का जो डिफेक्ट है इसको हम सैगिंग बोलते हैं। जबकि अगर यदि आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस को थिकनेस मेंटेन कर दिया है तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको देखने को मिलेगी। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस अगर यदि आपने थिकली मेंटेन कर दिया तो सर ये आपके पास अलग टाइप का डिफेक्ट हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर बोल देंगे क्या, ये, ठीक है, रिंगलिंग। इसके अलावा यहाँ पर सर 8 नंबर पे बात कर लेते हैं। तो एक और यहाँ पर आपका डिफेक्ट है, आपके पास यहाँ पर नाम देखा होगा सेपोनिफिकेशन। सर सेपोनिफिकेशन क्या होता है ये बात जान लेते हैं अच्छे से। सेपोनिफिकेशन क्या होता है कि सर देखो कभी-कभी ऐसा होता है हमने पैंट किया और पैंट के यहाँ पर आपको सॉफ्ट फॉर्मेशन आपको देखने को मिली है, ठीक है, सॉफ्ट फॉर्मेशन, है ना। अब सर ये जो सॉफ्ट फॉर्मेशन आपको देखने को मिली है तो इसी को हम यहाँ पर सेपोन, देखो सॉफ्ट से आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं सेपोनिफिकेशन, ठीक है, ठीक है। अब ये सेपोनिफिकेशन क्यों होता है कि सर ड्यू टू द एल्कलीज, सर ड्यू टू द एल्कलीज रिएक्शन, देखो जितने भी एल्कली आपके पास ऑलरेडी मौजूद होंगे ना दीवार के अंदर, उनकी एल्कली, देखो सीधी सी बात है, जब हमने यहाँ पर देखा था तो तब हमने जब ब्रिक बनाने वाले देखा तो वहां पर भी आपकी एल्कली आ जाती है, सीमेंट के अंदर भी एल्कली आ जाती है। तो कुल मिला के अगर आपका कुछ ऐसा सरफेस है जिस सरफेस के ऊपर आपके पास एल्कली रिएक्शन हो रही है तो ड्यू टू दोस एल्कली रिएक्शंस आपके पास क्या होता है कि सर वहां पर सोप या फिर आपको सोप फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, या फिर आपको सोप तरह के कुछ ऐसे साबुन की तरह के आपको छोटे-छोटे पैचेस आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह के फॉर्मेशन को आप यहां पर सोप बोल देते हैं, ठीक है। ड्यू टू द एल्कली रिएक्शन सोप formation is formed on surface, ठीक, ये आपको यहां पर देख लेना है। ये हो गया हमारे पास सेपोनिफिकेशन। अब देखो चलो एक और है आपके पास यहां पर जिसका नाम आपसे यहां पर देखो पूछ सकते हैं, कैकिंग, है ना, कैकिंग। कैकिंग अब कैक देखा आपने, कैक कैसा होता है, टफ होता है, कैक कैसा होता है, टफ होता है ना। तो अगर यदि आपने कभी ऐसा हो जाए कि सर आपका जो पैंट है उस पैंट का पिगमेंट बिल्कुल हार्ड सब्सटेंस के रूप में हो जाए, है ना, जो आपने पिगमेंट उसके अंदर डाला हुआ है पूरे पैंट के अंदर वो बिल्कुल हार्ड सब्सटेंस हो जाए और सेटल डाउन कर जाए। अब हार्ड होगा तो क्या होगा, अच्छे से आपका स्टिर अप नहीं हो पाएगा, है ना, आप इसको स्टिर करेंगे तब तो स्टिर हो पाएगा, है ना। तो अच्छे तरीके से वो क्या है घुल नहीं पाया आपका हार्ड सब्सटेंस अगर आगे आपके पास देखने को मिले तो इस तरह से आपका जो डिफेक्ट देखने को मिलेगा ना, यानी कि हार्ड ड्यू टू द हार्ड पिगमेंट, तो इस तरह का डिफेक्ट आपका कहलाएगा क्या, कैकिंग कहलाएगा, ठीक है, ये कैकिंग कहलाएगा आपके पास। इतने आपके हो गए डिफेक्ट। तो डिफेक्ट जितने भी थे पैंट के वो हो गए हमारे पास खत्म। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, डिस्टेंपर की तरफ, ठीक है। देखो अब यहां पर हम बात करते हैं डिस्टेंपर की, ठीक है। अब देखो हमारा डिस्टेंपर क्या होता है साहब, है ना। तो डिस्टेंपर के बारे में बात करें तो डिस्टेंपर हमारे पास किस तरह से बनता है। तो डिस्टेंपर के अंदर जो आपके पास यहाँ पर जो मेनली चीज होती है वो होता है आपका चॉक पाउडर, है ना। तो चॉक पाउडर जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, या फिर मैं कह दूं तो जो एज अ बेस जो आप यहाँ पर यूज करते हैं वो एज अ बेस आपका जो काम में आने वाला है वो काम में आने वाला है आपका चॉक पाउडर, ठीक है। तो देखो चॉक पाउडर के साथ साथ आपके पास यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको बोलते हैं वाटर, और साथ के साथ ही आपके पास जुड़ा रहता है लिंसीड ऑयल, ठीक है। ये तीन चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। तो अगर यदि मैं चॉक पाउडर में वाटर और लिंसीड ऑयल दोनों को मिलाता हूं तो यहाँ पर आपके पास बन जाता है डिस्टेंपर। अब बात ये आती है, आपसे सवाल पूछेगा कि सर वाटर को एज ए क्या मिलाया जाता है ना, भाई ये तो बेस हो गया, है ना, एक बेस हो गया। बेस को हम क्या मिलाते हैं, वेहिकल में मिलाते हैं, यानी कि जो भी आपका बेस सब्सटेंस है उस बेस सब्सटेंस को आप क्या करते हैं वेहिकल के अंदर मिलाते हैं और लिक्विड फॉर्मेशन आप बनाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, यही करता हूं ना, है ना। तो सबसे पहले क्या लेता हूं सर, बेस मटेरियल लूंगा, उस बेस मटेरियल को क्या करूंगा उसको घोलता हूं, ठीक है, ताकि उसको देखो बेस तो आपका सॉलिड सब्सटेंस है, और सॉलिड सब्सटेंस को आप क्या करोगे पहले पेस्ट बनाओगे, तो उसका जो पेस्ट फॉर्मेशन रहेगा वो पेस्ट फॉर्मेशन बनाने के लिए आपको किसी न किसी चीज को घोलना पड़ेगा। तो सवाल ये आता है कि सर उसके लिए अगर मैं जनरल तौर पर वेहिकल देखूं जनरल पैंट्स के अंदर, तो सर पैंट के अंदर जो वेहिकल होता है वो लिंसीड ऑयल होता है। लेकिन सर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि सर यहाँ पर जो एज ए वेहिकल जो यूज किया जाएगा वो वेहिकल आपका यूज किया जाएगा क्या, वाटर, ठीक है सर, ओके। तो वाटर एज ए वेहिकल आप यहाँ पर यूज करते हैं, जबकि मैं लिंसीड ऑयल की बात करूं तो लिंसीड ऑयल एज ए ड्रायर आपका यूज किया जाता है, और साथ ही साथ ये तो आपका बेस पाउडर हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है, इससे बन जाता है हमारा डिस्टेंपर। अब डिस्टेंपर की बात क्या है, डिस्टेंपर को हम कहाँ यूज करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है,
है, डिस्टेंपर को कहाँ यूज करते हैं? तो देखो जो भी डिस्टेंपर है आपका, वो डिस्टेंपर आपके सिर्फ और सिर्फ इंडोर यूज के लिए आपका बना होता है, ठीक है। यानी कि आउटडोर के ऊपर या फिर आपसे एक्सटीरियर वॉल्स के ऊपर कभी भी कह दे तो एक्सटीरियर वॉल्स के ऊपर आप डिस्टेंपर को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर यदि आपने आउटर वॉल पे कर दिया ना एक्सटीरियर पे, तो आपने यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो डिफेक्ट पढ़ा था फेडिंग, वो फेडिंग आपको जनरल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जनरली क्या करते हैं, इसको इंटीरियर वॉल्स के ऊपर हम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जितने भी इंटीरियर वॉल्स हैं उनके ऊपर आपको यहाँ पर देखा होगा आपने कि सर हम यहाँ पर डिस्टेंपर यूज करते हैं। और देखो यहाँ पर आपका जो वेहिकल होता है एज अ वाटर होता है, क्यों? क्योंकि जो आपका डिस्टेंप, जो आपका पास अगर बात करें, जो आपका चॉक पाउडर है ना, जो आपका चॉक पाउडर है ना, ये आपके पास वाटर के साथ बहुत अच्छे तरीके से रिएक्शन कर देता है ना। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगी ना, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, इसलिए हम वाटर को एज अ वेहिकल में यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। ओके, अब सर यहाँ पर पूछा जाता है कि सर आपसे जनरल पूछा जाता है कि सर आपको 1 लीटर डिस्टेंपर में कितना पानी आपको जनरली रिक्वायर्ड होता है ना, ठीक है। तो जितना भी बात करेंगे सर 1 केजी डिस्टेंपर के लिए हमें यहाँ पर कितना पानी चाहिए, तो सर ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 1 केजी अगर आपको डिस्टेंपर चाहिए तो आपको उसके लिए 0.6 लीटर का पानी आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है सर। ऐसे बना दिया हमने क्या, डिस्टेंपर। डिस्टेंपर को हम यहाँ पर इंटीरियर वॉल्स के ऊपर ही यूज करते हैं, एक्सटीरियर के ऊपर नहीं करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सर वार्निश। सर वार्निश करते हैं, देखो तो जब भी आपको जितने भी ऑर्नामेंटल वर्क कर रहे हैं या फिर आपको ऐसा चाहिए कि तो आपकी जो सरफेस आपको दिखे, सरफेस बहुत अच्छी तरीके से दिखे, बहुत अच्छी तरीके से आपको कुल मिला के दूं, तो जब भी आपको शाइनी सरफेस जब भी आपको देखनी है ना, तो आप क्या करते हैं, वहां पर वार्निश के ऊपर चले जाते हैं। और जो वार्निश है आपको, वो आपको ट्रांसपेरेंट और सेमी ट्रांसपेरेंट दोनों तरह से आपको देखने को मिलेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं साफ साफ लिख दूं तो वार्निश आपका क्या होता है कि देखो, तो वार्निश आपका ट्रांसपेरेंट और सेमी ट्रांसपेरेंट दोनों तौर पर देखने को मिलेगा। ये आपका सॉल्यूशन होता है, जिस सॉल्यूशन के अंदर आपके रेजिनियस मटेरियल आपके यूज किया जाता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाता है कि सर वार्निश जो है, वार्निश बनाने के लिए काम में जो सब्सटेंस आता है उसको बोलते हैं रेजिन। तो रेजिनियस मटेरियल आर रिक्वायर्ड, ठीक है, रेजिन आर रिक्वायर्ड, ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो यहां पर हम सीधा सीधा कहते हैं सर रेजिन हमें रिक्वायर्ड है किस क्या बनाने के लिए, वार्निश बनाने के लिए, ठीक है। अब इनका सेमी ट्रांसपेरेंट भी मिल जाता है आपको, ट्रांसपेरेंट भी देखने को मिल जाता है। और दूसरी बात कि सर जितने भी आपकी ऑर्नामेंटल वर्क होते हैं, ऑर्नामेंटल मतलब सर जो डेकोरेशन टाइप के आते हैं ना आपके पास जितने भी, उन सब के अंदर तो जितने भी ऑर्नामेंटल वर्क होते हैं, और साथ के साथ ही अगर मैं बात कर लूं तो अगर यदि ऑर्नामेंटल ब्राइटल सरफेस अगर आप कहीं भी चाहिए तो वहां पर आपका यूज किया जाता है क्या, वार्निश, ठीक है। तो कहां पे यूज करते हैं, रेजिनियस मटेरियल आर रिक्वायर्ड, ऑर्नामेंटल ब्राइटल सरफेस आपको इससे देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, तो दो चीजें तो हमें बिल्कुल इंपॉर्टेंटली यहाँ पर याद रखी लेनी है। अब बात आती है सर वार्निश को बनाते कैसे हैं। तो देखो वार्निश बनाने के लिए आपको जो चीजें चाहिए, सबसे पहली चीज तो जो रिक्वायरमेंट है वो रेजिन्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। रेजिन्स के अलावा अगर यहाँ पर बात करूं तो आपको चाहिए टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, साथ के साथ ही बात करूं तो आपको चाहिए लिंसीड ऑयल, और साथ के साथ ही थोड़ा सा एल्कोहल, ठीक है। इतनी चीजें आपके पास लगती है कि क्या बनाने में ये। अब देखो आपसे पूछेगा सर रेजिन आपके पास क्या है, तो रेजिन जो है बेस और पिगमेंट दोनों का काम कौन करता है, आपका रेजिन करता है। तो ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि सर बेस और जो पिगमेंट है वो आपके पास रेजिन होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें तो देखो सॉरी यहाँ पर इसको ना थोड़ा सा पीछे आगे पीछे लिख देता हूँ, इसको यहाँ पर आगे पीछे लिख देता हूँ। तो मैं एक बार इसको यहाँ पर लिंसीड लिख देता हूँ और यहाँ पर जो है हम यहाँ पर टर्पेंटाइन लिख देते हैं। टर्पेंटाइन मतलब तार की तरह, ठीक है। तो लिंसीड ऑयल को एज एन हम यहाँ पर वेहिकल हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे टर्पेंटाइन ऑयल, तो देखो एज अ थिनर जो आपका यूज आता है वो आता है आपका, देखो थिनर का मतलब क्या है कि देखो आप सबसे पहले तो बेस्ट सब्सटेंस उड़ाओगे ना, बेस्ट सब्सटेंस, उस बेस्ट सब्सटेंस को घोल के आप पेस्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले वेहिकल उठाते हैं, वेहिकल के अंदर इसको घोल देते हैं ताकि आप अच्छे से पेस्ट बन जाए। अब ये पेस्ट आपका जो बनता है ना, पेस्ट आपका गाढ़ा बनता है। अब इस पेस्ट को अब आपको पेंट लगाना है, तो पेंट तो आपको प्रॉपर सरफेस पे करना पड़ेगा ना, तो आपको गाढ़ा पेंट थोड़ी करोगे, आप क्या लगाते हो सर पैसे बचे, तो आप उसको क्या करते हो, सरफेस को थिन बनाते हो थोड़ा सा, ताकि पेंट अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर थिनर को हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसकी बात करूं तो ये एज एन एक्सटेंडर आपको यूज आता है,
एक्सटेंडर मतलब क्यों कि सर अगर यदि आपको कभी भी चाहिए होता है ना हमें कि सर ठीक है शिकंजी आपने बना के रखी है ऑलरेडी, कोई गेस्ट आ गया, अब हमें बढ़ाना है, क्या करते हैं हम एक्स्ट्रा पानी मिला देते हैं ताकि क्या होता है शिकंजी का साइज बढ़ जाता है। बिल्कुल, लेकिन शिकंजी की कंसंट्रेशन आपकी खत्म हो जाती है, या फिर मैं कह दूं शिकंजी का स्वाद आपका कम हो जाता है ना, तो वही काम आपका एक्सटेंडर करता है। ठीक है, यहां तक आपका पूरा प्रॉपर पैंट आपका बन गया है। अब इस पैंट को आपको अगर एक्स्ट्रा जबरदस्ती बढ़ाना है तो आप वहां पर एक्सटेंडर यहां पर डाल देते हैं। ठीक है, एक्सटेंडर का हम यहां पर बात करें तो यहां पर हम किसी भी केस में 25% वॉल्यूम से ज्यादा का एक्सटेंडर हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं वो जो कहेंगे वही होगा। ठीक है मामला, चलो ठीक है देखते हैं आगे। ठीक है, तो रेजिनियस मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है, हम यहाँ पर देख लेते हैं जनरल तरीके से आपको कौन कौन सी चीजें यहाँ पर जनरल रिक्वायर्ड होती है। तो देखो जो रेजिन्स हमारे पास यहाँ पर चाहिए होते हैं वो मोस्ट कॉमन रेजिन्स के बारे में बात करूं तो वो चाहिए होते हैं आपको कॉपर, एम्बर और मैस्टिकम। देखो जनरल में बात करनी है कॉपर, अंबर, मैस्टिकम, इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद रखना है। ठीक है, तो तीन तो हमने यहाँ पर रेजिन्स लिख दिए कि सर रेजिन मटेरियल के अंदर कौन कौन से होने वाले हैं आपके, ये होने वाले हैं, ये आपके पास रेजिन के यूज आएगा, टर्पेंटाइनल काम है और एल्कोहल आपका काम है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं सर डिफरेंट काइंड ऑफ वार्निशेस जो है हमें मार्केट में कैसे कैसे देखने को मिलते हैं, या फिर किस किस काम में आपको जनरल केस में आपको देखने को मिलेगा। चलो देखो आप बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सर यहाँ पर हमारे पास एक ड्रायर रह गया था, है ना, तो सर ड्रायर के रूप में सर क्या यूज आएगा, देखो तो सर ड्रायर के रूप में जो आपका काम में आने वाला है वो काम में आने वाला है व्हाइट कॉपर, वो आपका काम आता है व्हाइट कॉपर, लिथार्ड्स और साथ के साथ ही लीड एसिटेट, है ना, लीड एसिटेट, ये आपके पास जो है मटेरियल ये आपका काम आता है एज ए ड्रायर। ठीक है, तो एज ए ड्रायर आपके पास तीन चीजें काम में आती है, यहाँ पर हम बात कर लेंगे लिथार्ड्स, लीड एसिटेट और साथ के साथ ही उसको व्हाइट कॉपर। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, सर टाइप्स ऑफ वार्निश के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वार्निश। अच्छा देखो सबसे पहला हम वार्निश के बारे में बात करें तो सबसे पहला वार्निश आपके पास आता है ऑयल वार्निश, है ना, ऑयल वार्निश। तो देखो ऑयल वार्निश आपका क्या होता है, जनरल काइंड का वार्निश होता है। अगर इसके बारे में बात करें तो कॉपर या अंबर के अंदर हम लिंसेड ऑयल के साथ जो जनरल तरह से बना रहे हैं वैसे उस तरीके से आपका बनाया जाता है ऑयल वार्निश, आपका जनरल टाइप का वार्निश, है ना। सेकंड बात करते हैं सर स्पेयर वार्निश के बारे में, स्पेयर वार्निश के बारे में, स्पेयर वार्निश। और देखो स्पेयर वार्निश जो है आपका वो आपका क्या काम आता है, देखो स्पेयर लिखा हुआ है। अब देखो पहले बता दूं मैं, जो ऑयल वार्निश है ना इसको भी हम यहाँ पर इनसाइड द डोर हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, इंडोर्स के अंदर आपका काम नहीं होता है, ये सिर्फ आउटडोर्स एक्टिविटी के अंदर काम में आता है ऑयल वार्निश, है ना। ये कैसे बनता है सर, कॉपर या अंबर आप यूज कर लो और साथ के साथ ही आप यहाँ पर यूज कर लो लिंसेड ऑयल को, तो इसके थ्रू आपको बन जाता है कौन सा ऑयल वार्निश, है ना। इनको हम इनसाइड द रूम में यहाँ पर यूज नहीं करते हैं, एक्सटीरियर वॉल्स के लिए आपके पास यूज किया जाता है, तो मैं कहता हूं एक्सटीरियर यूज ही इसका ज्यादा रहता है ना, ये इनसाइड द रूम हम यहाँ पर इसको यूज नहीं करते हैं। अगर बात करो स्पेयर वार्निश के लिए तो जितने भी आपके स्पेयर पार्ट्स बनते हैं ना वो स्पेयर पार्ट्स के लिए आप यहाँ पर इसको चाहे तो यूज कर सकते हैं, और साथ के साथ इसका जो जनरल काइंड में सबसे ज्यादा यूज आता है वो आता है शिप्स के ऊपर, है ना। तो शिप्स के ऊपर यहाँ पर बात करते हैं हम तब भी, तो सब साथ क्या काम में आता है आपका, ये काम में आता है, और साथ के साथ ही अगर लिख दूं मैं आपको तो जितने भी आपके स्पेयर पार्ट्स होते हैं इन स्पेयर पार्ट्स के ऊपर भी आपके पास काम में कौन आता है, स्पेयर वार्निश आपका काम में आता है। ठीक है, अब देखो शिप्स के ऊपर यूज करते हैं तो इसके बारे में सर ये एक बार मैं बिल्कुल डायरेक्टली लिख सकता हूं कि सर जितने भी मेराइन इफेक्ट्स हैं इन सबको ये इजीली क्या कर लेता है, रेजिस्ट कर लेता है। तो मेराइन इफेक्ट्स को इजीली क्या कर लेता है, ये रेजिस्ट कर लेता है। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है सर, हो गया सर बात। थर्ड नंबर पे देखते हैं यहाँ पर फ्लैट वार्निश। देखो फ्लैट वार्निश को बनाने के लिए आपको जो चाहिए होता है एज अ बेस्ट मटेरियल वो लगता है आपका वैक्स, या फिर मैं कह दूं आप लोगों को या मटेरियल सोप, है ना। वेस्ट और मटेरियल सोप आपके पास यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं जनरली फ्लैट तरह के वार्निश को आपको बनाने के लिए। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देख लेना फ्लैट वार्निश मटेरियल सोप, ठीक है, ये आपको रिक्वायर्ड होता है अगर यदि आपको फ्लैट वार्निश अगर आपको बनाना है। नेक्स्ट बात कर लेंगे सर यहाँ पर फोर्थ नंबर पे स्पिरिट वार्निश, स्पिरिट वार्निश। देखो ये इंपॉर्टेंट टाइप का वार्निश है आपका, बाकी याद रखो नहीं रखो इसको अच्छे से याद रखना। देखो स्पिरिट वार्निश के अंदर आपका जो रेजिन मटेरियल काम में आता है वो रेजिन मटेरियल आपके पास काम में आता है, उसका नाम है आपका शेल,
क्या काम में आता है? शेलिंग। इसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है, शेलिंग कहाँ काम में आता है? शेलिंग जो होता है आपका, वो एक तरह से आपका सॉफ्ट रेजिन होता है ना। इसको हम यहाँ पर जो है स्पिरिट के अंदर यहाँ पर हम इसको डिसोल्व कर देते हैं, यहाँ पर डिसोल्व हो जाता है स्पिरिट के अंदर, और यहाँ पर इस तरह से जो आपका वार्निश बनता है, इस तरह के वार्निश को हम यहाँ पर स्पिरिट वार्निश बोलते हैं। और स्पिरिट वार्निश का काम जो है आपका फ्रेंच पॉलिश को बनाने के काम में आता है। तो जो जितनी भी फ्रेंच पॉलिश है ना, आपने नाम सुना होगा फ्रेंच पॉलिश का, है ना। तो फ्रेंच पॉलिश क्या होती है? सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की, सबसे मोस्ट, अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छी क्वालिटी की जो पॉलिश निकल के आती है वो आपकी फ्रेंच पॉलिश निकल के आती है, ठीक है। तो फ्रेंच पॉलिश जो है आपकी स्पिरिट वार्निश का ही टाइप है एक तरह से। और या फिर आपको अगर कभी लेटर्स अगर यदि आपको बनाना है तो लेटर्स बनाने के भी काम में आपके पास क्या काम में आता है? आपके स्पिरिट वार्निश आपके काम में आता है, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे की तरफ। स्पिरिट वार्निश के आगे चल यही लिख देते हैं, यहीं पे थोड़ा सा इसको कम करके इसको थोड़ा सा इधर हटा देते हैं, इधर देख लेते हैं। एक और, एक दो बचे उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एस्फॉल्ट वार्निश, है ना। एस्फॉल्ट वार्निश, देखो एस्फॉल्ट वार्निश क्या होता है? देखो सीधी सी बात है, आपके पास नाम से ही पता है कि सर एस्फॉल्ट आपका काम में आएगा एज बेस। सर एक तो एस्फॉल्ट काम में आएगा, साथ के साथ ही आपका लिंसीड ऑयल काम में आएगा। लिंसीड ऑयल तो देखो जनरल है, जनरल वेहिकल है, आपके पास काम में आते आता है। तो जितने भी शोप फैब्रिकेटेड स्टील वर्क होते हैं उन सबके अंदर जो आपके पास काम में आता है, वो काम में आता है आपका एस्फॉल्ट वार्निश। तो जितने भी शोप फैब्रिकेटेड स्टील वर्क है ना, आपने देखोगे ये वाले मामला तो देखा होगा आपने, है ना। जनरल तरीके से देखोगे बाहर आपको स्टोर में देखने को मिल जाएगा कि सर जितने भी शॉप फैब्रिकेटेड स्टील वर्क होते हैं ना, उन सबके अंदर जो वार्निश आपका काम में लेते हैं जनरली, अगर जनरली बात करूं तो सर, तो आपके जितने भी स्टील के वर्क होते हैं उनके ऊपर आपने वार्निश होता देखा होगा, है ना। तो उनके अंदर आपके पास जो काम में आता है वो जनरली आपका एस्फॉल्ट वार्निश ही आपके पास काम में आता है, ठीक है। ये हो गया मामला खत्म। अब सर यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। एक है आपके पास फ्रेंच पॉलिश और एक आता है आपके पास वैक्स पॉलिश। इन दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट नोट है, नोट आप बिल्कुल ध्यान से आप याद रखें, ठीक है। सर फ्रेंच पॉलिश क्या होती है? देखो जो रेजिन होता है उसको हम यहाँ पर डिसोल्व कर देते हैं मेथाइलेटेड स्पिरिट के अंदर, ठीक है। उस रेजिन को जो भी हमारा रेजिन मटेरियल है उनको हम अगर मेथाइलेटेड, देखो लिख देता हूं मैं आपको, लिखते हुए चलता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सर रेजिन को अगर यदि मैं डिसोल्व करा दूं किसके अंदर? मेथाइलेटेड स्पिरिट के अंदर, तो सर आपका जो बन जाता है वो बन जाता है आपका फ्रेंच पॉलिश। अगर यदि यहां पर मैं बात कर देता हूं आपसे किसके बारे में? वैक्स पॉलिश के बारे में। वैक्स पॉलिश के बारे में, तो वैक्स पॉलिश क्या होता है आपका? देखो आप कि इस वैक्स पॉलिश के अंदर जो आपका वैक्स काम में आती है उसको बोलते हैं बीज वैक्स। जो बीज वैक्स है आपके पास, बी यानी मधुमक्खियों की जो वैक्स होती है आपके पास, वो बीज वैक्स आपके पास काम में आती है। और इसको हम डिसोल्व कराते हैं किसके अंदर? टर्पेंटाइल ऑयल के अंदर। तो टर्पेंटाइन ऑयल के अंदर आप यहां पर बीज वैक्स को डिसोल्व करा दो और यहां पर इन दोनों के काम दिखना होगा। तो जितने भी तरह के आपके ग्रेन डिफेक्ट आपने देखे हो, ग्रेन डिफेक्ट जो भी आपने देखे हैं किसी भी वुडवर्क के ऊपर, हार्डवुड के ऊपर, तो जितने भी अपने हार्डवुड हैं उस हार्डवुड के ऊपर जितने भी आपने यहां पर ग्रेन डिफेक्ट देखे ना, उन ग्रेन डिफेक्ट्स को अगर अभी आपको हाइड करना है, ग्रेन डिफेक्ट्स को जिनको आपको हाइड करना है, उनके काम में आपके पास आता है क्या? फ्रेंच पॉलिश। और अगर यदि आपको कहीं पे ग्रेन को हाईलाइट करना है, देखो ये भी वुडवर्क के काम आता है। अगर यदि आपको हाईलाइट करना है किसको? ग्रेन्स को, तो आप यहां पर करते हैं क्या? वैक्स पॉलिश। तो ग्रेन्स को हाईलाइट करने के काम में आता है वैक्स पॉलिश, जबकि अगर मैं बात करूं तो ग्रेन डिफेक्ट को हटाने के काम में आता है आपका फ्रेंच पॉलिश, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है छोटा, विच ड्राइज वेरी फास्ट? सबसे पहला पॉलिश, दूसरा वार्निश, तीसरा पेंट एंड चौथा डिस्टेंपर, ठीक है। ओके सर, इन सब में से सबसे जल्दी सूखेगा कौन? ठीक है, ओके जनरली। अब सर देखो पॉलिश, वार्निश, पेंट और डिस्टेंपर चारों के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर देखा है। अब हमसे पूछा जाता है कि सर इन चारों में से सबसे पहले सूखता कौन है? तो देखो सूखने का काम इस तरह से रहेगा कि सर जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी सरफेस देता है ना,
सबसे बेस्ट तरीके का कंसीडर किया तो जल्दी सूख जाता है कुल मिला के, है ना। अब देखो आपने कभी नेल पॉलिश देखी है आपने? बिल्कुल सर, नेल पॉलिश जल्दी सूखती है कि वार्निश जल्दी सूखता है? ऑब्वियस बात है, कार के ऊपर पेंट किया होगा ना, कार वाले के ऊपर पेंट भी किया होंगे, शिप वगैरह के ऊपर पेंटेड किया होगा आपने, शिप वगैरह के ऊपर वार्निश किया होगा, वार्निश भी आपने किया होगा, पॉलिश भी आपने किया। तो ऑब्वियस बात है सर, सबसे जल्दी जो सूखती है वो पॉलिश सूखती है। तो सूखने का क्रम कुछ इस तरह है कि सर पॉलिश सबसे जल्दी सूखती है, फिर आपका वार्निश सूखता है, और फिर वार्निश के बाद आपका जो ड्राई होता है वो होता है डिस्टेंपर, और डिस्टेंपर के बाद जो आपका क्रम रहता है वो रहता है पेंट का। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट नोट है, नोट के अंदर आप यहाँ पर नोट डाउन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ड्राइंग ऑर्डर जो है कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ड्राइंग ऑर्डर, तो पता चले कि सर आप भूल गए कि क्या लिखना है, ठीक है गाइस। ये इतने में आपका पूरा काम हो जाएगा, स्टेट के जितने भी सवाल हैं सारे आपके लग जाएंगे, ठीक है गाइस। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।